नमस्कार दोस्तों, मैं आपका समीर सर आप सबके सामने उपस्थित हूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात भारतीय संविधान का एक अलग लेक्चर लेकर के। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का लेक्चर है ये राष्ट्रपति तक चल रहा है, मतलब राष्ट्रपति के बारे में हम पढ़ रहे हैं। और बिना देर किए हुए हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। एक्चुअली राष्ट्रपति में मैंने कुछ थोड़ा छोड़ दिया था। पिछले वीडियो में आप सब जानते हैं कि हमें बोलने में दिक्कत हो रही थी क्योंकि गले में खराश थी, तो जाहिर सी बात है इसलिए मैंने बीच में 2 दिन वीडियो भी नहीं बनाया। और एक चीज़ जान लीजिए कि राष्ट्रपति के नियुक्तियों तक जाके छोड़ दिया था कि राष्ट्रपति किस किस की नियुक्ति करता है। आज उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा हर लेक्चर आप तक पहुंचता रहे। आपका अच्छा रिस्पांस मिलता रहेगा तो हम अन्य टॉपिक पर भी वीडियो बनाते रहेंगे। फिलहाल अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान का लेक्चर चल रहा है। तो देखते हैं, आज हम देखेंगे राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में आज हम सबसे शुरुआत में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे संसद का सत्र आहूत करता है। राष्ट्रपति क्या करता है? संसद का सत्र आहूत करता है। आहूत मतलब होता है बुलाना, ठीक है। तो संसद के सत्र को बुलाता है, सत्रावसान करता है। संसद का यानी कि जो संसद है, लोकसभा राज्यसभा, उसका सत्रावसान करता है। लोकसभा को भंग करता है, ठीक है। लोकसभा को क्या करता है? भंग करता है। संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करता है। संसद के दोनों सदनों में क्या करता है? अभिभाषण करता है। लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के प्रारंभ में सम्मिलित रूप से संसद में अभिभाषण करने की शक्ति भी उसके पास होती है। किसके पास? प्रेसिडेंट के पास, यानी कि हमारे राष्ट्रपति जी के पास, ठीक है। देखिए, आगे अगर हम बात करें तो संसद द्वारा कोई विधेयक अगर पारित कर दी जाती है तो बिना राष्ट्रपति के सिग्नेचर के वह कानून नहीं बनता है। तो मतलब वही लिखा है 6वें में, संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही क्या बनता है? कानून बनता है। अब अगर हम आगे अगली बात करें तो संसद में कुछ विधेयक होते हैं जिनको अगर पेश करना है तो उसके पहले राष्ट्रपति का अनुमोदन आवश्यक होता है, राष्ट्रपति की स्वीकृति जरूरी होती है। ये क्वेश्चन बार बार बनते हैं इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ, तो इसको कहीं लिख के या नोट बना के आप याद कर लीजिएगा। हर दूसरे तीसरे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो इसमें पहला है नए राज्यों के निर्माण करना हो, वर्तमान राज्यों की सीमाओं, क्षेत्रों या नामों में परिवर्तन करना हो। इस तरह का कोई विधेयक लाना हो कि नए राज्य का निर्माण करना है भाई, वर्तमान राज्यों का जो क्षेत्र है, सीमा है या उसके नाम में कोई परिवर्तन करना है, तो इस तरह का जब विधेयक संसद में लाया जाएगा तो उसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी। पहला चीज तो ये है। दूसरा है धन विधेयक के संबंध में। धन विधेयक लाने से पहले यानी कि मनी बिल लाने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है। क्वेश्चन कई बार बन चुका है। अब अगर हम बात करें संचित निधि से व्यय करने वाले विधेयक जो होते हैं उसको लाने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी। ऐसे कराधान जिसमें राज्य हित जुड़े हैं, ऐसे कराधान जिसमें राज्य हित जो हैं जुड़े हैं, जो है या प्रभाव डालने वाले विधि जो होते हैं, तो इस तरह का जो बिल लाने के पहले राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति क्या होती है? जरूरी होती है, आवश्यक होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें राज्यों के बीच व्यापार है, वाणिज्य है या समागम की बात करें, पर निर्बंधन मतलब रोक लगाने वाले विधेयक को अगर लाना है तो उसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति क्या होती है? आवश्यक होती है, ठीक है। तो निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे कि कौन से विधेयक को लाने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की जरूरत होती है। बताना जरूरी है क्योंकि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं, इसलिए आपको इन तथ्यों से अवगत कराना जरूरी था। अब अगर आप बात करें संयुक्त बैठक बुलाना, तो देखिए संयुक्त बैठक को बुलाने का काम यानी कि आहूत करने का काम राष्ट्रपति का होता है, ठीक है। और संसद जो संयुक्त बैठक है, ज्वाइंट सेशन है,
इसका जो अध्यक्षता करता है वो लोकसभा अध्यक्ष होता है, लेकिन बुलाने का काम यानी कि आहूत करने का काम किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है। देखिए कुछ लिखा है, अनुदान की मांग राष्ट्रपति के सिफारिश पर ही लाई जाएगी, अन्यथा नहीं लाई जाएगी। मतलब किसकी? अनुदान की मांग को। ठीक है। अब अगर हम बात करें संसद सदस्यों के मनोनयन का अधिकार, तो देखिए कुछ चीज़ें हैं इसमें बदलाव हुआ है, उसको ध्यान से सुनिएगा। पहले होता यह था कि राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन प्रतिनिधि के लोगों को नियुक्त करता था, लेकिन अभी ये प्रावधान हटा दिया गया है। ठीक है। इसके अलावा जब आप पढ़ेंगे राज्य विधानसभा को, तो वहाँ भी एक एंग्लो इंडियन के नियुक्ति का प्रावधान था, जिसको भी हटा दिया गया है, तो जिस पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे पहले वाली कंडीशन नहीं रह गई है, ये चीज़ें बदल गई हैं। ठीक है। मैंने कहा ना बहुत चीज़ों में संशोधन हो गया है पॉलिटी में, तो उसको ध्यान से केयरफुल होकर के पढ़िएगा। तो देखिए इसको देख लेते हैं। अनुच्छेद 331 के अनुसार यदि राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, तो वह इस समुदाय के अधिकतम यानी कि मैक्सिमम की बात कर रहा है, मैक्सिमम 2 सदस्यों का मनोनयन कर सकता था। देखिए है नहीं, मैंने लिखा था, लिखा है। पहले ऐसा था कि अगर उसे लगता कि एंग्लो इंडियन का जो प्रतिनिधित्व है वो कम है लोकसभा में, तो 2 लोगों की नियुक्ति कर सकता था, 2 सदस्यों की। लेकिन अभी इसमें संशोधन हुआ है 104वें 104 कितना 104 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार अनुच्छेद 334 में संशोधन कर दिया गया है। इसके द्वारा लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में अनुच्छेद 333 के तहत नियुक्ति का प्रावधान था, तो वही लिखा है लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय सदस्यों के नामांकन को समाप्त कर दिया गया है। ठीक, हालांकि इसमें कुछ और भी संशोधन हुए थे जो अनुसूचित जाति से संबंधित थे, जिसको मैं वक्त आने पे बताऊंगा कि उसमें उनके कार्यकाल को चीज़ों को बढ़ा दिया गया है, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन जो मुझे यहाँ जानना है वो है 104वें संविधान संशोधन के तहत जो एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व था लोकसभा में और राज्य विधानसभाओं में, उसे समाप्त कर दिया गया। उसे क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रपति साहित्य, ये सारी चीज़ें हो गई। इसके अलावा राष्ट्रपति जो है साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, कौन कौन क्षेत्र? साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा। फिर से सुन लीजिए, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से 12 सदस्यों को कहाँ पे? राज्यसभा में। कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को। कहाँ पर? राज्यसभा में क्या कर सकता है? नॉमिनेट करता है, मनोनीत करता है। याद रखिएगा, इलेक्टेड नहीं है, मनोनीत करता है। ठीक है। तो अभी एंग्लो इंडियन का जो मनोनयन करता था, नॉमिनेशन देता था, वो तो हटा दिया गया है। देखिए इसके अलावा अब कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों को देखते हैं राष्ट्रपति से जुड़े हुए। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए संसद के स्थगन के समय अनुच्छेद 123, तो राष्ट्रपति किस आर्टिकल के थ्रू अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस जारी करता है? अनुच्छेद 123 के तहत। 1 2 3 123 के तहत। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए इस पर फोकस कर रहे हैं। इसका प्रभाव संसद के एक्ट की तरह ही होता है, जैसे संसद का एक्ट होता है उसी के तरह इसका प्रभाव होता है। इसका प्रभाव संसद सत्र के शुरू होने के 6 सप्ताह तक बना रहता है। कब तक? सप्ताह है, 6 सप्ताह मतलब 42 दिन तक। 6 × 7 = 42 दिन तक बना रहता है। परंतु राष्ट्रपति राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। अगर राज्य सूची का कोई विषय है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं करेगा। जब दोनों सदन सत्र में होते हैं तो राष्ट्रपति को यह शक्ति नहीं है। मतलब जब सदन चल रहा हो तब नहीं जारी करता है, सदन मतलब ना चले तो राष्ट्रपति अध्यादेश ला सकता है। ठीक है। तो ये चीज़ है। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 123 में। और सारी चीज़ें कि ये अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। तो इस तरह के कई क्वेश्चन बने हुए हैं। आपका काम है कि आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करिए, स्वतः ही पता चल जाएगा कि अध्यादेश में किस तरह का क्वेश्चन बनता है। अब राष्ट्रपति की कुछ शक्तियों की बात करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सैनिक शक्ति की बात।
तो देखिए सैन्य बलों का सर्वोच्च जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में सम्मिलित होता है, किंतु इसका प्रयोग विधि द्वारा नियमित होता है। ठीक है, तो कई बार पूछता है सैन्य बलों का सर्वोच्च कौन होता है, तो राष्ट्रपति के बारे में पूछता है। तो सबसे सैन्य बलों का जो सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में सम्मिलित है, सन्निहित है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कई बार यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। अब अगर देखें राजनैतिक शक्ति, देखिए दूसरे देश के साथ कोई समझौता करना हो, संधि करना हो, वो राष्ट्रपति के नाम से ही किया जाता है। मैंने बताया था ना, राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है। तो कोई संधि है, समझौता है, वो राष्ट्रपति के नाम पर ही होता है। राजदूतों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। भारत में विदेशी राजदूत की नियुक्ति का अनुमोदन भी जो है वो राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है, इसके अलावा क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में है। किस अनुच्छेद में है, तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 72 में है। तो देख लेते हैं कितने तरह के क्षमादान की बात की गई है। तो पहला तो है क्षमा। क्षमा का मतलब होता है दोषी को पूरी तरह से क्षमा कर दो, भाई माफ़ कर दो, जाओ तुम स्वतंत्र हो। ठीक है, प्रतिलंबन, दूसरा शब्द है प्रतिलंबन, किसी भी दंड पर रोक लगाना। इसका मतलब है किसी भी दंड पर रोक लगाना ताकि दोषी व्यक्ति क्षमा याचना कर सके। ठीक है, तीसरा है परिहार। परिहार में दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि कम कर दी जाती है, मतलब उसकी प्रकृति में परिवर्तन नहीं होता है। वहीं लघुकरण जो है इसमें दंड को कम कर दिया जाता है, दंड ही कम कर दिया जाता है। ठीक है, वहीं विराम का मतलब होता है कि दोषी की सज़ा को विशेष परिस्थिति में कम कर दिया जाए। जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसकी सज़ा को कम कर देना। ठीक है, परिस्थिति के अनुसार। तो क्षमा, प्रतिलंबन, परिहार, लघुकरण और विराम, ये जो है 5 तरह की शक्ति है क्षमादान के शक्ति में राष्ट्रपति के। तो 21 आर्टिकल के थ्रू है, अनुच्छेद 72। जब क्षमादान की पूर्ण याचिका राष्ट्रपति द्वारा रद्द कर दी जाती है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसने कहा क्षमा कर दीजिए सर, मुझसे गलती हो गई या कुछ भी हुई, वो राष्ट्रपति के पास अपने क्षमादान के लिए याचिका भेजता है और राष्ट्रपति ने उसे खारिज कर दिया, तो अब दूसरी याचिका दायर नहीं की जाएगी। ठीक है, ऐसा कानून कहता है। अब अगर बात करें राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति, तो हालांकि आपातकालीन चीज़ों पर हम डिस्कशन करेंगे अच्छे से, लेकिन यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिए कि भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक आपात का जिक्र किया गया है, 3 तरह का, और राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति की बात की गई है। तो पहला है युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया गया आपात, अनुच्छेद 352। वहीं दूसरा संवैधानिक तंत्र यानी कि राष्ट्रपति शासन की बात कर रहे हैं, अनुच्छेद 356। और तीसरा है वित्तीय आपात, अनुच्छेद 360। हालांकि ये तीनों चीज़ जो आपात है इस पर हमें डिटेल में बढ़िया से पढ़ना होगा। तो ये जब टॉपिक आएगा तो हम पढ़ेंगे। जो पुराने लड़के हों जानते होंगे, इसका एक अलग टॉपिक ही है जो आगे हम जिस पर पूरा डिस्कशन करेंगे तकरीबन 1 घंटे तक। तो इसको अभी यहीं छोड़ रहे हैं। अब राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों में 3 तरह का आपात है, युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण आपात, मतलब 352 की बात कर रहे हैं, 356 और 360, ये तीन तरह के हैं, संवैधानिक तंत्र की विफलता और वित्तीय आपात। तो अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और 360 जो है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में है। अब देखिए, राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से परामर्श की शक्ति, ये भारतीय संविधान की एक यूनिक विशेषता है। कई बार सवाल आता है भारत के संविधान को लेकर और अमेरिका के संविधान को लेकर के, पूछता है कौन अलग है, तो यही परामर्श लेने की जो शक्ति है ना, ये अलग है। देख लीजिए, अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है। कौन से आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद 143 के तहत क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति परामर्श मांग सकता है, लेकिन परामर्श मांगने के बाद उसे मानने के लिए वो बाध्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि परामर्श मान लिया तो उसे मानना ही है, उसे अच्छा लगेगा तो मानेगा, नहीं अच्छा लगेगा नहीं मानेगा। कई बार क्वेश्चन आ चुका है किस आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद 143 1 के तहत है। ठीक है, राष्ट्रपति के पास वीटो पावर की हम बात करेंगे। तो देखिए, जेबी वीटो, राष्ट्रपति किसी विधेयक पर मौन हो जाता है। क्या करता है? किसी विधेयक पर मौन हो जाता है।
ऐसा हुआ भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1986 में तत्कालीन राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह, इन्होंने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया था। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा। आगे देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रतिवेदन संसद के पटल पर रखवाना, कौन कौन सी चीज़ों को संसद के पटल पर रखवाता है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो पहला है संघ वित्त आयोग की सिफारिश। क्या है? संघ वित्त आयोग की सिफारिश, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का जो प्रतिवेदन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का जो प्रतिवेदन है, और राष्ट्रीय जनजाति आयोग का जो प्रतिवेदन है। तो संसद के पटल पर राष्ट्रपति द्वारा संघ वित्त आयोग की सिफारिशें, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रतिवेदन, राष्ट्रीय जनजाति आयोग का प्रतिवेदन रखवाया जाता है। अब भारत के प्रथम राष्ट्रपति की जहाँ तक हम बात करें तो ये भैया बिहार से थे। कहाँ से थे? बिहार से। और सब जानते होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे। वहीं बीबी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। क्वेश्चन आ चुका है। बीबी गिरी जो हैं भारत के चौथे राष्ट्रपति, इनके निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। वहीं नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हुए जो एक बार चुनाव हार गए परंतु दूसरी बार निर्विरोध रूप से राष्ट्रपति चुने गए। वहीं भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम जो हमारे देश के प्रतिष्ठित राष्ट्रपति हुए, मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध थे। और अभी लेटेस्ट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो भारत की पहली जनजातीय जो है आदिवासी कह सकते हैं महिला राष्ट्रपति बनी है। तो द्रौपदी मुर्मू जो हैं अगर महिला राष्ट्रपति की बात करेंगे तो दूसरी हैं। पहली कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और दूसरी कौन है महिला राष्ट्रपति? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं। और अगर पहला जो है जनजातीय, ठीक है, राष्ट्रपति कहेंगे महिलाओं में तो पहली महिला जनजातीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है, और अगर द्रौपदी मुर्मू जी की बात करें तो व्यक्ति के रूप में भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। ठीक है, कईवीं राष्ट्रपति हैं? 15वीं राष्ट्रपति हैं। तो सारे क्वेश्चन आते हैं। अभी हम देख लेते हैं एक क्रम के अनुसार कौन कौन से राष्ट्रपति हुए। तो देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीवा रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकटरमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, KR नारायण, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद। और 15वें जो होंगे व्यक्ति के रूप में वो हमारी कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी, हमारी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है, जो एक जनजातीय समुदाय से ताल्लुक़ रखती हैं। इसके अलावा बीबी गिरी न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, BD जत्ती, ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया इन्होंने। कौन कौन? बीबी गिरी, न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह, BD जत्ती, ये तीनों जो हैं इन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। ठीक है, तो आज यहाँ तक हमने पढ़ा और राष्ट्रपति को समाप्त किया। मुझे यकीन है कि अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर फंसेगा और अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, और रेगुलर वीडियो आता रहेगा। और आप लोग चीज़ों को शेयर करिए और अपने दोस्तों को भी दिखाइए और अच्छे से पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम जो है आपका कभी भी हो, फॉर्म आपका आने वाला होगा, बहुत जल्द आने वाला है और अच्छी खासी वैकेंसी आएंगी, इसलिए लग जाइए। तो फिलहाल आज इतना ही, आगे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।